डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उस टॉपिक में पिछली वीडियोज में हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में सामान्य बात की थी। किस प्रकार से मनुष्य लगातार पर्यावरण में परिवर्तन करके जो संपोषणीय पर्यावरण है उसको कुपोषणीय पर्यावरण में परिवर्तित कर रहा है। किस प्रकार से वनों को नष्ट करके, तकनीक का विस्तार करके, कृषि क्षेत्र का विस्तार करके, औद्योगिकरण, नगरीकरण, अन्य प्रकार के भोग विलास सुविधाओं को जुटाने के लिए किस प्रकार से वो हमारी प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है और उसके क्या दुष्परिणाम हमारे को भुगतने पड़ सकते हैं। आज हम जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण अन्वयन के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। किस प्रकार से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण को विविध रूपों में अन्वयन किया है, यानी लगातार जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसने कई रूपों में हमारे पर्यावरण को प्रभावित किया है। एक और बढ़ती जनसंख्या के कारण भरण पोषण हेतु तेजी से कृषि विकास किया गया, यानी लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भरण पोषण करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए कृषि क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई और उसके लिए वनों को नष्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों को ह्रास भी बहुत तेजी से हुआ। पर्यावरण वैज्ञानिक एवं द ग्लोबल सिटीजन कॉलम की लेखिका मिडोज ने 1972 में प्रकाशित अपने द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एवं 1992 में प्रकाशित बियॉन्ड द लिमिट्स पुस्तक में कंप्यूटर की सहायता से बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यावरण अन्वयन व संसाधन ह्रास का विश्लेषण किया है। एक लेखिका है, प्राकृतिकविद हैं मिडोज, उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, द ग्लोबल सिटीजन और द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। तो मिडोज के द्वारा लिखी गई बुक्स की क्या नाम है? द ग्लोबल सिटीजन और द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। और 92 में उन्होंने एक पुस्तक और पब्लिश करी, बियॉन्ड द लिमिट्स। इसमें उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के मानचित्र और रेखा चित्रों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव पर्यावरण ह्रास पर पड़ता है। उन्होंने पूरा विश्लेषण करके ये बताया है कि यदि ये जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो आने वाले किस समय कब तक विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने लायक मनुष्य रहेगा। यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो विभिन्न प्रकार के प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की पुनरुत्पादन की जो ग्रोथ है, वो दोनों ग्रोथों की तुलना करके उन्होंने बताया है यदि इसी प्रकार से संसार में जनसंख्या गति बढ़ती रही और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता जाया गया तो बहुत जल्दी ही ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कारण क्या है इनका? कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार से मनुष्य गति बढ़ रही है, मैंने पिछले वीडियो में हमने ये बात स्पष्ट रूप से आपको बताई थी कि जिस गति से हमारे विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपभोग हो रहा है, उस गति से संसाधनों का प्रकृति के द्वारा पुनरुत्पादन संभव नहीं है। प्रकृति के द्वारा संसाधनों का जो पुनरुत्पादन है, उस पुनरुत्पादन के एक लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशन से अधिक यदि आप संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उसके बाद में प्रकृति के अंदर विक्षोभ प्रारंभ हो जाएगा, डिग्रेडेशन प्रारंभ हो जाएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। डाना ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राणविदों द्वारा साइंस जर्नल में प्रकाशित लेख में बताया है कि पृथ्वी पर भू आधारित शुद्ध उत्पादकता में 40% पर मानव जाति का नियंत्रण है, जबकि मानव जाति के प्रत्यक्ष उपभोग में भूमंडल की केवल 3% शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता आती है। शेष कम वनोन्मूलन, शहरीकरण, मानवकृत मरुस्थलीकरण में चारागाह व कृषि हेतु मैदान बनाने आदि में दुरुपयोग करते हैं। वृद्धि की सीमाएं, तो मिडोज मोदी ने क्या बताया कि भू आधारित शुद्ध उत्पादकता की 40% किसका कंट्रोल है? मानव का है, लेकिन वास्तव में उसके लिए कितना कंट्रोल की आवश्यकता रहती है? केवल 3% की आवश्यकता रहती है।
वृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये मॉडल डी मिडोज के नेतृत्व में 25 देशों के वैज्ञानिक, अध्यापक, अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों के 70 सदस्य दल ने सन 1970 में तैयार किया था। 1972 में प्रकाशित हुआ, जो क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रायोजित था। यानी क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन था जो मिडोज महोदय की नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के देशों के वैज्ञानिक, तकनीशियन, अध्यापक और शास्त्र ने मिलकर के इसको बनाया। 70 सदस्य लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। इस दल ने अप्रैल 1968 से 1972 तक लगातार रिसर्च करके 1900 से 1970 के मध्य 5 प्रमुख वृद्धि चरों की समीक्षा की। तो इस मॉडल का लक्ष्य वर्ष 2018 रखा गया, अर्थात पिछले 70 सालों की प्रवृत्ति को आधार मान करके आगामी 130 वर्षों की विकास की प्रवृत्ति को इसका अनुकार मॉडल का प्रस्तुत किया गया। यानी इस मॉडल की सहायता से ये अनुमान लगाया गया कि पिछले 70 सालों के अंदर मनुष्य की जो प्रगति रही है उसके बेस पर अनुमान लगाने की कोशिश की कि अगले 130 सालों में मनुष्य की प्रकृति का मॉडल क्या रहेगा। यानी मनुष्य की यानी इतिहास के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश इसमें की गई है कि पिछले सालों के अंदर मनुष्य की जो प्रगति रही है उस प्रगति के आधार पर इसका भविष्य क्या हो सकता है। इसमें मुख्यतः 5 निम्नलिखित 5 पॉइंट लिए गए। कौन से 5 निम्नलिखित 5 पॉइंट इसमें लिए गए थे? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्राकृतिक संसाधन अवनति, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन प्रमुख 5 चरों की सहायता से 20वीं सदी के दौरान समीक्षा करने से पूर्व इस मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएं रही। यानी जब भी कोई मॉडल दिया जाता है तो उस मॉडल से पूर्व कुछ मान्यताएं होती हैं, पोस्टल्स होती हैं, कुछ प्रोग्रामें होती हैं। उन पोस्टल्स को ध्यान में रख करके जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने मॉडल का डेवलपमेंट या सिद्धांत का विकास करते हैं और उसके बाद में देखा जाता है कि जो पूर्व मान्यताएं हमने हमारी इस कार्य को करने से पहले रही हैं, क्या ये मॉडल उन पूर्व मान्यताओं पर खरा उतरता है या जो हमारी पूर्व मान्यताएं हैं वो गलत सिद्ध होती हैं। ये मॉडल के कंप्लीट होने के बाद में हमें पता चलता है। अनवीकरणीय संसाधनों, यानी अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे प्रकृति में पाए जाने वाले वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग में लेने के बाद में उनका पुनः उपयोग संभव नहीं है। यानी पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, इस प्रकार के संसाधन है जिनको एक बार में काम में लेने के बाद में वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और उनको दोबारा काम में लेना संभव नहीं है। अनवीकरणीय संसाधनों के संचित भंडार सीमित मात्रा में है जिनकी वृद्धि संभव नहीं है। यानी संसार के अंदर, प्रकृति के अंतर्गत जो अनवीकरणीय संसाधन है वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी वृद्धि या प्रकृति में उनका पुनरुत्पादन संभव नहीं है। इनके भूतल या भूसत्ता सीमित है, पर्यावरण की कार्य की सीमा है तथा खाद्य पदार्थ के उत्पादन की भी सीमा है। यानी इनकी प्रकृति में अनवीकरणीय संसाधनों की पाए जाने की अपनी एक सीमा है, पर्यावरण की खुद की कार्य करने की एक सीमा होती है और खाद्य पदार्थ के उत्पादन की भी एक सीमा है। यानी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के उत्पादनों की एक अपनी सीमा होती है। उस सीमा से अधिक यदि आप उन संसाधनों का उपयोग करोगे तो प्रकृति के द्वारा उनका पुनरुत्पादन संभव नहीं है। जनसंख्या, उद्योग एवं प्रदूषण ऐसे चर हैं जिनकी वृद्धि की सीमा नहीं है तो इनकी गति भी तीव्र है। अच्छा, दूसरी उन्होंने बताया कि संसार के अंदर जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि दर, नगरीय वृद्धि दर की कोई सीमा नहीं है, बल्कि वो बेहिसाब बेसीमा वृद्धि कर सकते हैं लगातार। यानी इनकी वृद्धि की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो प्रकृति में एक तरफ तो प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि की लिमिटेशंस है, दूसरी तरफ जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि की कोई लिमिटेशन नहीं है। तकनीकी परिवर्तनशील है, यदि पर्याप्त पूंजी निवेश किया जाए तो तकनीकी अनंत है। तकनीक के अंदर हमेशा सुधार संभव है। तीसरा इनका प्रोग्राम क्या थी कि प्रकृति के अंदर यदि लगातार पूंजी निवेश किया जाए तो प्रकृति के अंतर्गत सुधार संभव है, हमेशा उसमें सुधार की संभावना मौजूद रहती है। इस मॉडल की सहायता से मानव समुदाय में विकसित देशों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने वृद्धि की सीमा निश्चित नहीं की तो वह विनाश को आमंत्रित करेगा। उन्होंने इस मॉडल की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि यदि विभिन्न देश अपने विकास की सीमा को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक दिन ये विकास किस में बदल जाएगा? विनाश में बदल जाएगा, क्योंकि प्रकृति के विकास की एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा प्रकृति का विकास संभव नहीं है। इसलिए क्लब ऑफ रोम द्वारा उन्हीं के विचारों को प्रोत्साहित किया गया जिनमें ग्रिफ टेलर ने नव नीतिवाद कहा था।
द लिमिट्स टू ग्रोथ शोध का मुख्य बिंदु था कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और दीर्घ अवधि में आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि रोकनी चाहिए। इसे नवमालथसवाद कहा गया। यानी उन्होंने क्या बताया कि आने वाले भविष्य के अंदर हमें जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो हम लगातार तीव्र गति से बिना सोचे समझे अनियोजित तरीके से विकास कर रहे हैं, उस विकास को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इस मॉडल के अनुसार संसाधन जनसंख्या की भौगोलिक उपलब्धता में अनंत ह्रास की प्रवृत्ति हो गई है, लेकिन प्रदूषण एक ऐसा चर है जिसमें अप्रत्याशित वृद्धि होगी और विविध चरों के विकास में नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो प्रदूषण का प्रभाव अनंत हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जो संसार के अंदर प्रदूषण एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, यदि बहुत जल्दी इस प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये प्रदूषण का प्रभाव बहुत अधिक लंबे समय तक पड़ेगा। तो ऊपर जो दो मॉडल आपको बताए गए हैं, इसकी मदद से मानव समुदाय व विकसित देशों की चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने वृद्धि की सीमा निर्धारित नहीं की तो विनाश को आमंत्रित करेगा। ग्रिप टेलर ने इन्हें नवनीतिवाद कहा है। इसके अंदर रुको जाओ नीतिवाद इसी तथ्य को इंगित करता है कि विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा आवश्यक है। यानी इस मॉडल में यह बताया गया है कि कोई भी विकास कार्य प्रारंभ करने से पहले, कोई भी योजना बनाने से पहले पहले उस विकास कार्य के परिणाम स्वरूप जो हमारे प्रकृति के अंदर उसके प्रतिकूल प्रभाव, इसके विपरीत प्रभाव, उसके बुरे प्रभाव जो पड़ते हैं उसके बारे में एक बार आकलन कर लेना चाहिए। और स्टूडेंट्स ये तो सामान्य सी बात है, जब भी कोई विकास कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हर विकास कार्य के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें कोई कार्य करने से पहले केवल हमें उसके पॉजिटिव विचारों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस कार्य के नेगेटिव विचारों पर भी एक बार क्या कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी विकास, किसी भी योजना के बारे में वस्तु स्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाए।